हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी मई में एग्जाम देने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 का, जिसमें आपका इनकम टैक्स का सब्जेक्ट आता है, तो ये अमेंडमेंट आपके लिए यूजफुल है। यहाँ पर कई वीडियोस आएंगी मेरी अमेंडमेंट के लिए जो मई 2024 सीए इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें से फर्स्ट ये वीडियो है जो आपको बताएगी जो चेंजेस हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन में। बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं है, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा क्या चेंज है। मैं पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद मैं पूरा रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको समझा दूंगा, जिसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में जो चेंजेस आया था, वो नोटिफिकेशन आया था एक 65 नंबर का 2023 में 18 अगस्त 2023 को, और जो 29 अगस्त 2023 को 72 नोटिफिकेशन, उसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि क्या चेंजेस आया। तो इसमें हमें थोड़ा सा जो चेंजेस है, पहले मैं उसी के बारे में बात कर लेता हूँ। 2011 सेंसस के हिसाब से वैल्यूएशन, पॉपुलेशन के हिसाब से अब हमें वैल्यूएशन करना है, जो पहले हम 2001 सेंसस के हिसाब से करते थे। और यहाँ पर थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज हुआ है। अगर 15 लाख तक की पॉपुलेशन है तो हमें 5% सैलरी का लेना है। अगर 15 लाख से ज्यादा है बट अप टू 40 लाख पॉपुलेशन है तो हमें 7.5% लेना है सैलरी का। और अगर पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है तो हमें 10% लेना है। ये परसेंटेज पहले सेम, पहले ये नहीं थी, पहले डिफरेंट थी। वो क्या थी उससे हमें अब कोई लेना देना नहीं है, बस यही चेंजेस है। अब मैं पूरा का स्टार्टिंग से आपको पूरा ये रेंट फ्री एकोमोडेशन समझा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको कैसे करना है, इन केस आपने पुराने तरीके से पढ़ा हुआ है। अगर आपने यही पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। रेंट फ्री एकोमोडेशन एक ऐसी परक्विजिट होती है जो सभी टाइप के एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल हो जाती है। इस परक्विजिट में हम लोगों को वैल्यूएशन करनी होती है जो घर फ्री में मिला है या कम वैल्यू पर हमें मिला है। अगर एम्प्लॉय ने एकोमोडेशन दिया है एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर को फ्री में या कुछ पैसा चार्ज कर रहा है, तो हम पहले वैल्यूएशन ये मानते हुए करेंगे कि ये फ्री में मिल रहा है। अगर एम्प्लॉय से कोई भी पैसा चार्ज किया जा रहा है तो बाद में वो लेस हो जाएगा। इसमें फ्लैट, हाउस, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस सब हो सकता है। हाउस फर्निश्ड या अनफर्निश्ड हो सकता है। एकोमोडेशन हम पहले बात कर रहे हैं, अगर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रही है तो उसकी वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। पहले हमें अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन सीखनी होती है। अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन करने के बाद में फर्नीचर की वैल्यू, अगर एम्प्लॉयर का अपना है तो उसकी कॉस्ट का 10% ऐड कर देते हैं, रेंट पर लिया तो रेंट ऐड कर देते हैं। तो पहले हम अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन करते हैं। अनफर्निश्ड हाउस अगर गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज को दिया है तो इसकी वैल्यूएशन होती है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, जो जनरली लाइसेंस फी होती है, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उस हिसाब से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वैल्यूएशन करेंगे अनफर्निश्ड हाउस की। और फर्निश्ड हाउस में फर्निश्ड हाउस का मतलब फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब ना केवल वुडन टाइप का फर्नीचर, सोफा बेड आपको लग रहा है, फर्नीचर में एसी, टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर सब आ जाता है, वॉशिंग मशीन आ जाती है, सब आ जाता है। तो ये फर्निश्ड हाउस में अगर ये एम्प्लॉयर का अपना है तो उसका कॉस्ट का 10%, और अगर रेंट पर लिया है तो वो रेंट हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। रेंट फ्री हाउस की फैसिलिटी कैबिनेट मिनिस्टर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, पार्लियामेंट के ऑफिशियल्स, अपोजिशन पार्टी के लीडर और यूपीएससी के मेंबर, सर्विंग चेयरमैन के लिए एग्जेम्प्ट होता है, बाकी सबके लिए टैक्सेबल होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है। इसके अलावा और भी हमारे एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं वो सब रहते हैं, लेकिन एम्प्लॉय ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट को हम यहाँ पर कवर नहीं करते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं और इन्हें 73,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलती है। एम्प्लॉयर ने
has provided him rent free accommodation जिसका as per the government rule वैल्यूएशन है 6000 पर मंथ। जैसा मैंने आपको बताया था, जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा ही हमें कर लेना है, इसमें हमें कुछ और ज्यादा सोचना नहीं है। एम्प्लॉय ने इसे फर्नीचर भी प्रोवाइड किया है जिसकी कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी दी है। डब्ल्यूडीवी कंफ्यूज करने के लिए दी है, हम कॉस्ट का 10% लेते हैं। एम्प्लॉय ने एक एसी भी दिया अप्रैल मई में जो रेंट पर लेकर दिया था, उसका रेंट भी आ जाएगा। हमें टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले तो बेसिक सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी हो जाएगी 73,000 इंटू 12 8,76,000 पूरे साल भर की। उसके बाद हम वैल्यूएशन करेंगे रेंट फ्री एकोमोडेशन की। तो सबसे पहले तो लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड किया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, वो है 6,000 पर मंथ। जो रेंट डिसाइड किया गया है तो 72,000 तो सीधा सीधा ये हो गया, प्लस ये है वैल्यूएशन ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड। 10% पर एनम है ये, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर जो मिला है, अब ये फर्नीचर पूरे साल भर के लिए मिला है तो 1 लाख का 10% ले लेंगे 10,000। साथ ही साथ एसी भी मिला है, वो भी फर्नीचर है लेकिन वो 2 महीने के लिए मिला है और रेंट पर मिला है। अगर रेंट पर होता है तो रेंटल चार्जेस ऐड कर लेते हैं। 1,000 पर मंथ के हिसाब से 2 मंथ के लिए मिला है तो 2,000 रुपीज ये ऐड हो गया, टोटल 84,000। तो 8,76,000 प्लस 84,000 9,60,000 ग्रॉस सैलरी हो गया। इसमें से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर देते 50,000। तो नेट सैलरी या ग्रॉस टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, क्योंकि कुछ बोला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 115 बीएसी में टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम में आ जाएगा ये, जहां पर डिडक्शन इसको कुछ मिल नहीं रही है। अब यहाँ पर टैक्स रेट हमसे पूछा गया कि टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी क्या होगी। तो हमें पता है कि फर्स्ट 3 लाख पर नील, नेक्स्ट 3 लाख पर 5%, तो 15,000 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 लाख पर 10%, 30,000 आ जाएगा। और बचा 10,000 क्योंकि 3 और 3 9 लाख ही हो गया। तो नेक्स्ट 10,000 पर 15% हो जाएगा। तो 10,000 का 15% 1,500। तो टोटल टैक्स हो जाएगा हमारा 45,000 प्लस 1,500 46,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो जाएगा 1,860 और टोटल 48,360 टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर ये हमारा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो क्या रहेगा। अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसी सिचुएशन में पहले अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन की बात करते हैं। अगर ये घर एम्प्लॉयर का अपना है तो हमें वैल्यूएशन करनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। उसका रीजन क्या है वो भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि अब हम डिटेल में समझ रहे हैं। देखिए, जब हम एम्प्लॉय को घर देते हैं रहने के लिए तो हम उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, घर का एक्चुअल रेंटल वैल्यूएशन हम नहीं कर रहे हैं। हम ये वैल्यूएशन कर रहे हैं कि कौन सी क्या अमाउंट टैक्सेबल करनी है। जैसे एचआरए होता है, हाउस रेंट अलाउंस, उसमें पहले एचआरए मिलता है, उसमें से कुछ एग्जम्पशन करते हैं फिर टैक्सेबल होता है। तो हम यहाँ पर पहले घर की एक्चुअल वैल्यूएशन निकालें फिर उसमें से एग्जम्पशन दें, इससे अच्छा सीधा ही टैक्सेबल वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। जितना ज्यादा अच्छा एम्प्लॉय होगा उसे उतना अच्छा घर मिलेगा, जितना महंगा शहर होगा
उतना ज्यादा महंगा घर होगा। महंगा शहर कैसे होगा? जहां जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर रेंटल वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो दो चीजें हैं जिसके बेस पर हम वैल्यूएशन करते हैं। वन, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, जितनी ज्यादा सैलरी उतना अच्छा घर मिलेगा उसे। दूसरा, ऐसी सिटी जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर रेंट ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर 3 स्लैब बनाए हैं, 5%, 7.5% एंड 10%। 5% वहां जहाँ पॉपुलेशन 15 लाख तक है, 10%, 7.5% वहां जहां पॉपुलेशन 15 लाख से 40 लाख है, और 10% वहां जहां पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि यहाँ सैलरी का मीनिंग अलग होता है, वो भी अभी हम देखते हैं। तो यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई कि हमें 5, 7.5% और 10% कहाँ लेना है। इन केस क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, बताया नहीं है, तो आप नोट डाल करके कि हम एज्यूम कर रहे हैं जिस जगह उसे सैलरी मिलती है वो जगह, जहाँ घर मिला है वो जगह पॉपुलेशन 40 लाख से ज्यादा है, और आप उसे 10% ले लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर 10% ही लेना होगा। रेंटल वैल्यू में भी 10% लेना होता है। अगर घर एम्प्लॉयर का अपना नहीं है और उसने आपको किराए का मकान लेकर दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसकी वैल्यूएशन करेंगे, जो भी रेंट दिया है एम्प्लॉयर ने, या 10% जो भी कम हो। तो हमें क्या करना है? लोअर लेना है 10% ऑफ सैलरी और रेंट एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जो भी कम हो वो अमाउंट लेना है। हमेशा ध्यान रखिए ये वैल्यूएशन हम ये एज्यूम करते हुए कर रहे हैं कि ये फ्री में मिल रही है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कुछ भी चार्ज करेगा वो लास्ट में हम माइनस कर लेंगे। सपोज पूरे वैल्यूएशन आई 50,000, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को 20,000 दिया है, तो टैक्सेबल वैल्यू 30,000 हो जाए। तो हम पहले वैल्यूएशन कर रहे हैं ये एज्यूम करते हुए कि ये घर फ्री में मिलता है। अगर फर्निश्ड हाउस है तो पहले की तरह 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इन केस फर्नीचर इज ओन बाय एम्प्लॉयर, और रेंटल चार्जेस इन केस उन्होंने रेंट पर लेकर आपको दिया है। चलिए इस क्वेश्चन से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने इसमें ऐड किया है, यहाँ से आपको सारी बात क्लियर हो जाएंगी। अलग अलग केस हम देखते हैं। मिस्टर एक्स है, वो एबीसी कंपनी में जॉब करते हैं। तो एबीसी एक प्राइवेट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। इनकी बेसिक सैलरी है 50,000 पर मंथ, और एम्प्लॉयर ने उन्हें रेंट फ्री हाउस दिया है जो एम्प्लॉयर का अपना है, और ऐसी जगह जहां पर पॉपुलेशन 2 लाख है। तो अगर पॉपुलेशन 2 लाख है तो वहां पर हमें 5% ऑफ सैलरी लेना है। पूरे साल के लिए मिल रहा है तो एनुअल सैलरी लेना है। एनुअल सैलरी हो जाएगी 50,000 इंटू 12, इट मीन्स 6 लाख रुपीज, और 6 लाख का 5% वैल्यूएशन हो जाएगा 30,000 रुपीज। यही इनके लिए टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। मिस्टर एक्स को सब कुछ वही है, सैलरी वही है, बस पॉपुलेशन 10 लाख है। अगेन 30,000 आंसर आएगा, क्योंकि 15 लाख तक की पॉपुलेशन पर वैल्यूएशन सेम ही रहती है। थर्ड केस में पॉपुलेशन 22 लाख है, 22 लाख की पॉपुलेशन होगी, तो हमें 7.5% लेना है, और 7.5% का मतलब 45,000 रुपीज। तो 45,000 रुपीज आ जाएगी वैल्यूएशन थर्ड केस में। और फोर्थ केस में पॉपुलेशन 42 लाख है, मोर देन 40 लाख है, तो यहाँ पर हमें 10% लेना है, 6 लाख का 10%। बट ये एनुअल वैल्यू है, और यहाँ पर लिखा है कि इसे 3 मंथ्स के लिए मिला है, तो 3 महीने की सैलरी लीजिए। या तो पहले ही 3 महीने की सैलरी लीजिए 1,50,000, लेकिन अगर सैलरी हर महीना बराबर है, कोई चेंज नहीं है, तो मैं इसका 3/12 भी कर सकता हूँ। अगर सैलरी में कोई चेंजेस हो रही होती तो मैं जिस महीने की सैलरी ले रहे हैं उस महीने की सैलरी पर 10% कंप्यूट कर लेता। तो ये हमारा सिचुएशन था नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अब सैलरी में क्या लेना है? हमें सैलरी में हमें बेसिक सैलरी लेना है, डीए लेना है। इफ एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट इज टेकन एज अ पार्ट ऑफ बेसिक सैलरी, एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए इसे सैलरी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो डीए लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। बोनस लेना है, कमीशन लेना है। कमीशन हमेशा लेना है, चाहे वो परसेंटेज बेसिस पर है, सेल पर, या वैसे है। ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस लेना है, मॉनेटरी पेमेंट्स लेना है,
विच डू नॉट हैव नेचर ऑफ परक्विजिट सच एज लीव एनकैशमेंट, तो वो भी सारी कैश में जो पेमेंट आ रही है वो सब लेना है। तो पहले तो मैंने आपको बताया क्या क्या लेना है, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल कि क्या क्या नहीं लेना है। पीएफ में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर जो कर रहा है वो नहीं लेना है, टैक्सेबल अमाउंट वो भी नहीं लेना है, परक्विजिट कोई भी है वो नहीं लेना है, एरियर ऑफ सैलरी नहीं लेना है, एडवांस सैलरी नहीं लेना है, ईसॉप वगैरह नहीं लेना है। मीन्स कैश पेमेंट जो जो होती है वो सारी चीजें हमें यहाँ पर लेनी है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें इसके लिए भी कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि असाइनमेंट का था तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 7 आ रहा था। मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में काम करते हैं और उनको हैज प्रोवाइडेड हिम रेंट फ्री एकोमोडेशन इन दिल्ली। उनकी बेसिक सैलरी है 10,000 पर मंथ, डीए है 40% ऑफ सैलरी। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ हाउस एज पर इनकम टैक्स रूल्स। तो यहाँ पर देखिए डीए के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, तो डीए को नहीं लेंगे और नॉर्मल हम सैलरी से ले लेंगे। दिल्ली में है तो हम 10% कंप्यूट कर लेंगे, 10,000 इंटू 12 और इसका 10% ये वैल्यूशन हो जाएगी। डीए नहीं लेंगे क्योंकि डीए के लिए कुछ स्पेसिफिकली हमें नहीं दिया है। कंसेशनल एकोमोडेशन है, अगर कोई भी पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से चार्ज कर रहा है तो वो हम माइनस कर देंगे। एकोमोडेशन अगर होटल में मिली है तो ऐसी सिचुएशन में इन प्लेस ऑफ 10% हम 24% ले लेंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अगर एकोमोडेशन 15 दिन के लिए है, एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, तो वो होटल में एकोमोडेशन 15 दिन की टैक्सेबल नहीं होती है। इसके अलावा फर्निश्ड के लिए हमने बात कर दी 10% कॉस्ट का या रेंटल चार्जेस ऐड हो जाता है अगर वो रेंट पर लिया है। सैलरी ड्यू बेसिस पर लेनी है, अगर एडवांस सैलरी मिली है वो नहीं लेनी है, और जितने समय के लिए आपको घर मिला है उतने समय की सैलरी रेंट फ्री हाउस की वैल्यूएशन के लिए लेनी है। आपको मिला है घर या आपके फैमिली मेंबर को, आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली मेंबर में आपके स्पाउस आ जाएगी, चिल्ड्रन आ जाएंगे, उनके स्पाउसेस और पेरेंट्स, सर्वेंट्स वगैरह भी आ जाते हैं यहाँ पर। एकोमोडेशन अगर स्पेशल साइट पर है जहाँ पर पॉपुलेशन 20,000 से कम है और बहुत दूर है, रिमोट एरिया है, आइसोलेटेड प्लेस है जहाँ पर रहने की कोई जगह नहीं है, वहां पर आपको अगर मिला है रहने के लिए मकान तो वो कोई फैसिलिटी नहीं है, वो तो मजबूरी है, आपको घर मिल रहा है, वो टैक्सेबल नहीं होता है। एक घर से ज्यादा घर मिले हैं तो दोनों टैक्सेबल हो जाते हैं, बट अगर ट्रांसफर केस है और ट्रांसफर केस में आपको 2 घर मिले तो शुरू के 3 महीने तक आपको 90 डेज तक कोई भी एक घर टैक्सेबल होगा। आपकी इच्छा है तो जिसकी वैल्यूएशन कम है वो टैक्सेबल करिए। 3 महीने से भी ज्यादा पीरियड के लिए दोनों जगह घर मिलता है तो आपको दोनों घर पर टैक्स देना पड़ेगा। सपोज आप दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए, ट्रांसफर हो गया आपका, तो कंपनी ने आपको दोनों जगह घर दे दिया कि चलो यहाँ से आप अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दिए, आपकी फैमिली यहाँ है, वहां पर भी आपको घर दे दिया। तो शुरू के 3 महीने तक तो एक ही घर टैक्सेबल होगा। आपकी इच्छा है तो जिसकी वैल्यूएशन कम आ रही है वो घर लीजिए, और अगर 3 महीने से भी ज्यादा होगा तो फिर दोनों घर टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर आप एक से ज्यादा जगह जॉब करते हैं तो 2 एम्प्लॉयर से अगर आपको पैसा मिलता है तो है गड़बड़, लेकिन दोनों एम्प्लॉयर की सैलरी को ऐड किया जाएगा और तब कैलकुलेट किया जाएगा रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू। तो ये था पूरा पूरा रेंट फ्री हाउस। इसकी मैंने आपको अमेंडमेंट भी बताई और पूरी वैल्यूएशन कैसे करनी है वो भी बताई। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप मुझे बताइए आपको समझ में आया या नहीं कमेंट सेक्शन में। अगर समझ में आ गया तो भी, नहीं आया तो भी, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो भी बताइए, कोई नई वीडियो चाहिए तो भी उसके बारे में बताइए। मैं और भी अमेंडमेंट के बारे में आपको बताता रहूंगा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। चलिए जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में जो और भी अमेंडमेंट से रिलेटेड आने वाली हैं आपके पास।